दोस्तों, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के भाग 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और संविधान में इन्हें कहाँ रखा गया है। उसमें भी हमने ये पहला समानता का अधिकार समझ लिया था। आज की इस वीडियो में हम आगे के मौलिक अधिकारों की बात करेंगे और उनसे जुड़े अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे। बात करते हैं नागरिकों के दूसरे मौलिक अधिकार यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में दे रखा है। लेकिन यहाँ पे कौन सी स्वतंत्रता, कौन सी आजादी, कौन सी फ्रीडम की बात हो रही है? जहां तक मुझे पता है 15 अगस्त 1947 को तो हमें आजादी मिल गई थी। तो ये कौन सी आजादी है? देखो, आप जिस जगह पे रह रहे हो और आप मान लो कि अभी एक स्टूडेंट हो, तो आप ये चाहते हो कि आगे चल के आप एक बिजनेस करो या फिर आगे चल के आप एक स्टार्टअप करो या फिर आप कोई जॉब करो। तो इन सभी के लिए आपको आज़ादी होना चाहिए। आप ये चाहते हो कि आप यहाँ नहीं रहना चाहते हो, आप अपना शहर बदलना चाहते हो, कहीं और जाके रहना चाहते हो, कहीं और जाके कमाना चाहते हो, तो इसके लिए भी आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तो ये सारी आज़ादी, सारी फ्रीडम स्वतंत्रता के इस अधिकार में मिलती है। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 जो है वो एक व्यक्ति को, एक नागरिक को 6 तरीके से स्वतंत्रता देता है। जी हां, 6 तरीके से। इसमें पहली है वाक व अभिव्यक्ति यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की आजादी। आप कुछ भी बोल सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं दुनिया के सामने या फिर भारत में कहीं पे भी अपने विचार रख सकते हैं किसी भी मंच से, तो उसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप मीडिया के थ्रू बोल सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू बोल सकते हैं, प्रिंट मीडिया के थ्रू बोल सकते हैं या फिर किसी मंच पे जाके लोगों को संबोधित कर सकते हैं। तो कहीं पे भी आपको बोलने की आजादी है। तो ये जो पहला पार्ट है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। दूसरा पार्ट है सम्मेलन की आजादी। सम्मेलन क्या होता है? देखिए, अगर आप किसी शादी सम्मेलन में भी गए हो तो आप देखते हो कि बहुत सारी शादियां एक साथ हो रही है, तो बहुत सारे लोग एक साथ जमा होते हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से बहुत सारे लोगों को जमा करना एक सम्मेलन कहलाता है। तो आपको यह अधिकार है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी नुकसान के लोगों को जमा कर सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है शांतिपूर्ण धरना। आपने देखा होगा कि कई लोग एक जगह पे जमा हो जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वो इसी अधिकार के तहत होते हैं, उन्हें यह आज़ादी होती है। इसका जो तीसरा अधिकार है वो आपको संघ, सभा, समूह या ग्रुप बनाने की आज़ादी देता है। यानी कि आपको ये आज़ादी है कि आप कई लोगों को जमा करके एक ग्रुप बनाएं और वो ग्रुप एक दिशा में काम करे। इसमें चौथा पॉइंट है संचरण की स्वतंत्रता यानी कि आने जाने की स्वतंत्रता। देखिए, आप इस देश में कहीं भी किसी भी स्टेट में आ जा सकते हो, आपको इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। यानी कि अगर आप राजस्थान के हो, आप जाना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर, तो आप जा सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर से आप तमिलनाडु जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हो। मतलब आपको आने जाने में कहीं रोक नहीं है। पांचवा अधिकार है निवास की स्वतंत्रता। यानी कि मान लो कि आप जिस स्टेट में रह रहे हो, जिस शहर में रह रहे हो, उसमें आप रहना नहीं चाहते हो, तो आप शहर बदल सकते हो या फिर स्टेट भी बदल सकते हो, कहीं भी जाके रह सकते हो। आप चाहते हो कि आप पंजाब में रह रहे हैं लेकिन अब आप राजस्थान में रहना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में रहना चाहते हैं या उत्तराखंड में रहना चाहते हैं, तो आप बदल सकते हो। लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहां पे ये पॉसिबल नहीं है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है। आप एक चीज़ देखोगे कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्टेट से दूसरा स्टेट बदलोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, बहुत सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा है कि कई सारे मजदूर आते हैं आपके अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में जाकर के मजदूरी करते हैं, तो वहाँ वो रहते भी हैं, वहाँ उन्हें निवास का अधिकार है। तो ये स्वतंत्रता हर इंसान को मिली है कि वो पूरे भारत में कहीं भी रह सकता है। इसके बाद छठवां अधिकार है वृत्ति की स्वतंत्रता यानी कि आजीविका की स्वतंत्रता। आप कहीं पे भी जाकर के आजीविका कमा सकते हो। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि बिहार या पश्चिम बंगाल या कहीं के भी कोई मजदूर हैं जो जाना चाहते हैं, कहीं और जाके कमाना चाहते हैं, तो वो अलग अलग स्टेट्स में आकर के कमाते हैं और उन पे किसी तरीके की पाबंदी नहीं है कि आप यहां नहीं कमा सकते, आप बिहार जाके ही कमाइए या आप वेस्ट बंगाल जाके ही कमाइए या आप राजस्थान में ही कमाइए। नहीं, वो कहेगा कि मैं मुंबई में कमाऊंगा तो वो मुंबई में कमा सकता है। तो ये है अनुच्छेद 19 जो 6 तरीके की आजादी आपको देता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 की यानी कि आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी कि अगर मान लो कि कोई अपराधी है, उसका अपराध सिद्ध हो गया है, दोष सिद्धि हो गई है, तो उसके संबंध में भी उसको कुछ एक स्वतंत्रता प्राप्त है। कैसी स्वतंत्रता? देखो, पहला उसका अधिकार तो ये है कि जिस समय पे उसने ये अपराध किया है उसी समय के कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। यानी कि मान लो कि अगर उसने 2010 में कोई अपराध किया है, ठीक है, और 2020 में या 23 में आकर के उसका फैसला आया है, तो 2010 में उसके लिए जो कानून था
उसी के हिसाब से उसे सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 2015 में कोई संशोधन आया, कोई कानून बदल गया तो उसके हिसाब से उसको सज़ा दो, नहीं, उसको सज़ा मिलेगी 2010 के कानून के तहत ही। ठीक है, इसमें जो दूसरा उसको अधिकार मिला हुआ है वो ये है कि कोई भी उससे मजबूरन स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दिला सकता, यानी कि उसको मजबूर करके उसका गलत कन्फेशन नहीं लिया जा सकता। और तीसरा जो अधिकार है वो ये है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा हो सकती है, यानी कि अगर वो एक बार सजा काट चुका है एक अपराध के लिए तो दोबारा उसको उसके लिए सजा नहीं होगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 की, जो आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये इजी है बहुत याद रखने में। ये जो कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, आसान भाषा में बोले तो जीने का अधिकार। इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ चीजें आती हैं जैसे कि जल, वायु, भोजन, प्राइवेसी, चिकित्सा। एक इंसान को ये सारे अधिकार है जो उसके जीने में काम आते हैं। पानी पीना उसके जीने में काम आता है, सांस लेना उसके काम आता है, भोजन करना, उसकी प्राइवेसी का एक्ट अभी हाल ही में जुड़ा है, और चिकित्सा यानी कि इलाज की अभी उसको अधिकार है। तो जितनी चीज़ें उसके जीने में काम आएंगी उसको उन सब चीज़ों का अधिकार है। तो ये है आर्टिकल 21। अच्छा, आर्टिकल 21 में एक संशोधन हुआ था 2002 के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना है। उसको 21A भी कहा जाता है। वो था 86वां संविधान संशोधन 2002। याद रखना है 86 संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। तो उसके तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। मतलब सरकार को यह देखना होता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, वो उनका अधिकार है। तो ये है 21A। और ये कौन से संशोधन के तहत आया है? 86वां संशोधन 2002, इसको याद रखना है, करेक्ट। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 22 यानी कि अनुच्छेद 22 की, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिलता जुलता है 20 से। देखिए आर्टिकल 20 में मैंने क्या बताया था कि कोई अपराधी है, उसका अपराध सिद्ध हो गया है, दोष सिद्ध हो गया है, तो उस स्थिति में उसको संरक्षण है, कुछ राइट्स है, मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे गिरफ्तारी के राइट्स भी है। ये जो आपका अनुच्छेद 22 है वो आपको बताता है गिरफ्तारी के बारे में कि अगर कोई गिरफ्तार हो रहा हो तो उसके लिए भी संरक्षण है कुछ दशाओं में। उसमें उसको 3 तरीके के अधिकार है। पहला अधिकार ये है कि अगर पुलिस उसे पकड़ने आई है तो उसको अधिकार है कि वो कारण पूछ सकता है पुलिस से कि भाई आप मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो। आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा कि वो बोलते हैं कि वारंट लाए हो, तो वारंट लाए हो मतलब उसको अधिकार है पूछने का कि क्यों मुझे गिरफ्तार कर रहे हो, और बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। इस चीज को याद रखना है, ये पहला राइट है। दूसरा राइट क्या है? दूसरा ये है कि अगर मान लो कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको ये राइट है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो। यानी कि पुलिस पे भी ये प्रेशर होता है कि वो 24 घंटे के अंदर उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दे। ठीक है, ये उसका दूसरा राइट है। और तीसरा राइट क्या है? वकील की आज़ादी, या फिर यूँ कहो कि कानूनी सलाह की आज़ादी। ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कई मूवीज़ के अंदर कि वो कहता है कि मेरे लॉयर से ही बात करूंगा मैं, मेरे लॉयर को आने दो। तो इसको ये आज़ादी है कि वो एक सलाह ले सके अपने वकील से। तो इस तरीके से ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आपको इतनी सारी स्वतंत्रता देता है, यानी कि एक नागरिक को बहुत सी स्वतंत्रताएं देता है। इसके बाद जो तीसरा मौलिक अधिकार आता है उसको हम कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी कि अगर किसी का शोषण हो रहा है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, अगर उसका शोषण हो रहा है किसी चीज पर तो उसको ये अधिकार है कि वो अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाए। जैसे कि इसमें 2 अनुच्छेद आते हैं, एक अनुच्छेद आता है 23 और एक अनुच्छेद आता है 24। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि आप बलात् श्रम का प्रतिषेध कर सकते हैं, यानी कि बलपूर्वक जो श्रम होता है, बलपूर्वक जिस तरीके से मजदूरी कराई जाती है उसका प्रतिषेध करना है। अब बलपूर्वक श्रम कैसा हो सकता है? जैसे कि मान लो कि बंधुआ मजदूर है, किसी को जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके किसी बड़े ने कर्जा लिया था, तो कर्जे के लिए आपने बच्चे को रख लिया या फिर उसके घर के किसी सदस्य को रख लिया, किसी औरत को रख लिया, तो आप बंधुआ मजदूरी करवा रहे हो। तो उस शोषण का विरोध करने का अधिकार है उस व्यक्ति के पास। दूसरा क्या होता है कि कुछ लोग जबरदस्ती लोगों को बेच देते हैं, इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं या मानव व्यापार कहते हैं, ये भी इसी के अंडर आता है। तो आर्टिकल 23 उन्हें भी अधिकार देता है कि आप इसका विरोध करो। ठीक है, तो आर्टिकल 23 क्या हो जाता है? बलपूर्वक श्रम का प्रतिषेध। इसके बाद आता है आर्टिकल 24 यानी कि अनुच्छेद 24। वो क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी तरीके का कोई भी कारखाना हो,
कोई फैक्ट्री हो तो उसमें नियोजन का प्रतिषेध करना है, मतलब उसमें उनको काम नहीं करवाना है, तो ये चाइल्ड लेबर के विरुद्ध है। तो बाल श्रम को रोकने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 24 है। और इसके अलावा जो बलपूर्वक श्रम करवाते हैं उसके लिए कौन सा है? अनुच्छेद 23 है। तो ये दो अनुच्छेद हैं जो आपको शोषण से बचाते हैं। तो दोस्तों ये हो जाते हैं आपके दो मौलिक अधिकार, एक स्वतंत्रता का अधिकार और दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। आई होप आपको समझ में आए हो। इससे पहले हम समानता का अधिकार कर चुके हैं, इसके बाद 3 और अधिकार आते हैं मौलिक अधिकार, उसको मैं लास्ट पार्ट में कवर कर दूंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मौलिक अधिकारों की ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद भी इसके अंदर कोई कंफ्यूजन आता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।